जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी? ओके जी, शुरू करते हैं। और लास्ट टाइम अराउंड हम देख रहे थे कि कैसे अ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुई, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी एंड सितंबर 1955 में वन यूनिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ तक हमने बात की थी। ले जी, इसके साथ ही फिर आगे सितंबर 55 से लेके मार्च 56, यानी अगले 6 मंथ्स में आपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो बना लिया। इट मीन्स के मसाइल जो है ना जी, वो सारे के सारे जुड़े हुए थे उन्हीं तीन इश्यूज के साथ। लैंग्वेज, लेजिस्लेचर एंड रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली। इसके अलावा कोई और इशू नहीं था जी। ठीक है जी, यही तीन बड़े इश्यूज थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ। तो लैंग्वेज 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू ही रखी गई। लेजिस्लेचर क्या हुआ कि लेजिस्लेचर में अब हमने बाय कैमरल लेजिस्लेचर बनाना ही नहीं, बल्कि यूनी कैमरल, एक ईवान, और उस एक ईवान में ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इनकी बराबरी की सीटें हो जाएंगी। यानी असल इशू तो वही पैरिटी का ही था। आप किसी सूरत नहीं चाहते थे, ना वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ना एस्टैब्लिशमेंट, के ईस्ट पाकिस्तान को बंगालियों को सीटें ज्यादा मिल जाए।
150 seats to East Pakistan, 150 seats to West Pakistan. That's it. ठीक है जी, टोटल 300 की असेंबली। और जहां तक रेजोल्यूशन की बात है तो वही प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बाकी प्रोविजन सेम है, यहीं पे प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे। बट जब इसकी एग्जीक्यूशन की बारी आई तो इसमें लिखा था कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएंगे और इलेक्शंस के बाद एक न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट वो बनेगी। बट इलेक्शंस उस वक्त का ट्राइका, अब ट्राइका में दो एलिमेंट्स रह गए थे, इस्कंदर मिर्जा प्लस अयूब खान। इस्कंदर मिर्जा एंड अयूब खान ये चाहते थे कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने जिसको ईस्ट पाकिस्तान प्लस वेस्ट पाकिस्तान दोनों में पॉपुलैरिटी हो जिसकी, और हमारी अम्ब्रेला हो उस पर। रिजल्टेंटली इस्कंदर मिर्जा वुड रिमेन प्रेसिडेंट, अयूब खान वुड रिमेन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। बट इन लोगों को ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिल रहा था जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में पॉपुलर हो। इस फेज में 1956 में जब आइन बनाया तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, देयरफॉर उसके तो चांसेस ही नहीं थे। सो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो दोनों तरफ मशहूर हो। 3 पॉलिटिशियंस को चांस दिया गया 1956 से 58। 3 पॉलिटिशियंस जिनको चांस दिया गया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, फिरोज खान नून एंड आई चुंदरीगढ़। पहले हुसैन शहीद सोहरवर्दी को चांस दिया गया 1956 से 57। खुद ईस्ट पाकिस्तान से थे, बड़े दबंग पॉलिटिशियन थे। वेस्ट पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत सपोर्ट थी, लेकिन हुसैन शहीद सोहरवर्दी एज अ पपेट चलने को तैयार नहीं थे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। रिजाइन करना पड़ा, घर जाना पड़ा। फिरोज खान नून खुद पंजाब से थे, प्लस ईस्ट पाकिस्तान के काफी अरसा गवर्नर रहे थे, तो एज अ गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान में काफी इन्फ्लुएंस रहा था। खुद पंजाब से थे तो वेस्ट पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिल जाएगी। बट फिरोज खान नून भी ये सपोर्ट नहीं बना सके। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ तो आए ही सिर्फ 2 महीने के लिए थे। सीनियर आदमी थे, शरीफ आदमी थे, तो वो तो ज्यादा इस सेटअप के साथ चल ही नहीं सके। मीनिंग देयर बाय कि इलेक्शंस डिले होते गए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होने देगी जब तक उनको ऐसा सूटेबल प्राइम मिनिस्टर ना मिल जाए, ऐसा लाडला ना मिल जाए कि जिसको प्राइम मिनिस्टर बना के दोनों अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट पूरे कर सके। प्रेशर माउंट होने शुरू हुए, प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और लोग तो पहले अनहैप्पी थे इस नए कॉन्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि इसमें उनको वो सीटों में जो ज्यादा सीटें चाहिए थी वो मिली नहीं। तो मुल्क में अकबरा परवरी, महंगाई, बेरोजगारी, अमनो अमा के मसाइल। तो इस्कंदर मिर्जा ने अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगाकर अयूब खान को दावत दे दी कि आए और मुल्क की बागडोर संभालें। ये 2 बंदे प्लस मलिक गुलाम मोहम्मद, इन्हीं की तो सारी
शुरू की हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन्हीं लोगों की वजह से। क्लास में मैं बता जाता हूँ कि ये चीज पेपर में नहीं लिखनी, तो जब मैं ये ऐसा कहूँ तो तब ना लिखें। उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। ये प्रूवन चीजें, एकेडमिक आर्गुमेंट्स इन पे डेवलप हो चुके हैं कि इन सब ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की कोशिश की कि हमारे पास ही रहे पावर। इन सब ने पावर पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश की। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड टू रिमेन इन पावर, जिसकी वजह से ये हाल हुआ, मार्शल लॉ लग गया। अब जब मार्शल लॉ लग गया तो अयूब खान साहब को लेजिटिमेसी चाहिए। सैयद शुजात शाह साहब ने सवाल किया, मार्शल लॉ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाते। आई एम सॉरी, लो जी। नहीं नहीं, आप बाद में भी सवाल करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा जो मैंने अभी जवाब दिया आपको। आई एम सॉरी। लो जी, लेजिटिमेसी का इशू है सबसे बड़ा। लेजिटिमेसी, जहांगीर साहब, ये सिर्फ मैं कह सकता हूं, मेरे अलावा किसी का ये अधिकार नहीं है क्लास में किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कहना या कोई इस तरह का डायरेक्ट कमेंट पास करना। आप अपनी हदूद में रहा करें। ये सिर्फ मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं किसी स्टूडेंट को जो मर्जी कहूँ। मैं उस्ताद आदमी हूँ, मैं ये लेवरेज ले सकता हूँ। आप में से कोई किसी दूसरे को नहीं कह सकता। लो जी, लेजिटिमेसी बनानी, तो लेजिटिमेसी तो है भाई। आपको प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया, प्रेसिडेंट इमरजेंसी मार्शल लॉ का नफाज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये उसका लीगल, उसके पास प्रोविजन मौजूद है। लेकिन उस वक्त के आइन के मुताबिक, लेकिन मसला ये जनाब कि अवाम में भी तो मकबूलियत चाहिए। फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया, सियासतदानों को भी तो खामोश करवाना। तो एक तरफ अवाम में मकबूलियत बनानी है और दूसरी तरफ सियासतदानों को उनको उनकी सपोर्ट लेनी है, या भाई उनको खामोश रखना है। ये बैक वक्त दो बड़े काम। इन दोनों बड़े कामों के लिए आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है उसमें अयूब खान केम अप विद दोज आइडियाज कि जो एक लेगेसी बन गई जी। फिर आने वाले तमाम मिलिट्री डिक्टेटर्स ने उन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जो अयूब खान ने जिसकी दाग बेल डाली। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सवाल आ सकता है कि डिस्कस द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स in the history of Pakistan to ensure their legitimacy and gain support or to suppress politicians. Discuss. So क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए? तो पहली बात जो उसने की, उसने कहा मेरे पाकिस्तानियों, जब तक बेसिक लेवल पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, ग्रास रूट लेवल पर बेसिक डेमोक्रेसी नहीं होगी, तब तक हमारे मसाइल चलते रहेंगे। ये क्यों नहीं हमारे इलेक्शन हो रहे, लेट हो रहे हैं? जब तक ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी से लीडरशिप, नई पॉलिटिकल लीडरशिप जन्म लेती है। तो मेरे पाकिस्तानियों,
मैंने पूरे वेस्ट पाकिस्तान को और पूरे ईस्ट पाकिस्तान को 40-40 हजार बेसिक डेमोक्रेट्स, बीडी, बड़ा मशहूर टर्मिनोलॉजी है बीडी, 40,000 बीडी आएंगे वेस्ट पाकिस्तान से, 40,000 इलेक्ट आप लोग करेंगे। इसको आज समझ लें जिस तरह आप अपना काउंसलर इलेक्ट करेंगे, जिस तरह आप अपना चेयरमैन इलेक्ट करेंगे, आज यूनियन नाज़िम इलेक्ट करेंगे, इस तरह समझ लें सपोज। तो आप अपने हकीकी नुमाइंदे मेरे पाकिस्तानियों इलेक्ट करें ताकि वो आपके मसाइल को हल कर सके। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होगा, ठीक है जी। सो उसने इस चीज को इनिशिएट कर दिया, इस चीज को इनिशिएट करने के बाद उसने रेफरेंडम की भी कॉल दे दी अवाम से। मेरे पाकिस्तानियों आप बताएं, आपको जनरल अयूब खान एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए? सिकंदर मिर्जा हालांकि फ्रेंड था अपना, लेकिन अब जाहिर है मफाद बदल गए, घर भिजवा दिया, एग्जाइल करवा दिया उसको। और अवाम के रेफरेंडम से 1959 में जनरल अयूब खान बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या मसला इस तरह के काम करवाने का, अपनी मर्जी का नतीजा लेने का? कोई मसला ही कोई। तो नीचे लोगों के नुमाइंदे आ गए, रेफरेंडम हो गया। अब मेरे पाकिस्तानियों, अब हम बनाएंगे नया कॉन्स्टिट्यूशन। सियासतदान करप्ट होते हैं, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बनाना, हम पाकिस्तान को एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाएंगे। तो आ गया 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजें सेम है, बेसिक प्रोविजंस तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस की सेम है। हामिद खान की किताब में या किसी भी FABA की किताब में आइन के बुनियादी नकात रट्टा मारना याद करना। इस्लामिक प्रोविजन सेम है, जनरल प्रोविजन सेम है। फर्क कहां पे है? फर्क जो बड़ा फर्क है वो वही है कि असेंबली की तादाद कितनी होगी। सही है जी, असेंबली को डिसॉल्व कौन करेगा, नेशनल लैंग्वेज क्या होगी। सो अयूब खान ने आके उर्दू एंड बंगाली मान लिया कि ठीक है जी, बंगालियों की बात मान ली। जहां तक असेंबली की बात है, तो दो यूनिट है पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है। 156 सीट्स होंगी इलेक्टेड सीट्स, 78 ऊपर ज्यादा रश डालने की जरूरत नहीं है नेशनल लेवल पर, क्योंकि नीचे आपने ग्रास रूट लेवल पर 80,000 बंदा, 40,000 ईस्ट पाकिस्तान, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान लगा दिया हुआ, इलेक्ट हो गए लोग, नुमाइंदे डायरेक्ट लोगों के नुमाइंदे। नो प्राइम मिनिस्टर, जरूरत ही को नहीं, प्रेसिडेंट ही अपनी काबीना बनाएगा। ठीक है, समझ आती है जी। डायरेक्ट मैसेज ना करें जी, ओपन मैसेज करें ताकि मैं ओपनली जवाब दूं और आपको आपकी इल्मी सलाहियत के बारे में, आपको आपका जवाब जब मिले तो आपको भी अंदाजा हो और बाकियों को भी अंदाजा हो कि आप कितने अजीम स्कॉलर हैं। तो ये जो डायरेक्ट मैसेज करके सवाल कर रहे हैं, इनका मैं जवाब नहीं दूंगा जी। मैं चाहता हूं कि इतने अजीम सवाल ये एवरीवन को करके भेजें ताकि सबका फायदा हो। बेचारे बाकी भी इन सवालों का जब मैं जवाब दूं तो उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। आपका किसी के साथ मुकाबला नहीं है, आप सब CSS के स्टूडेंट हैं, हर एक ने अपने अपने नंबर लेने हैं, तो आपका किसी से मुकाबला नहीं है। ठीक है जी। Was the referendum of 1959 through voting? एहतशामुल हक साहब, नाम का ही कोई हया कर लेते। मुझे ये बताएं कि दुनिया में कोई एक रेफरेंडम जो बगैर वोटिंग के हुआ हो? क्यों जी? क्यों जनाब?
क्यों जी? बहनचोद सवाल कर लेते हैं, आगे से जब मैं पूछता हूँ कुछ तो आगे से चुप कर जाते हैं। और पब्लिक एक्लेम जो है वो क्या बैत हो रही थी कि चौक में खड़े करके जो है वो बैत करवाई उसने। रेफरेंडम की कोई ऐसी किस्म बताएं कि जो बगैर वोटिंग के होती हो, को मेरे भी इल्म में इजाफा हो। ये जो बाकी सारे जो टटपुंजिये बैठे हुए हैं इस क्लास में, इनको भी को पता लग जाए, इन जाहिलों को, बाकियों को भी इल्म का समंदर आपकी तरफ से कोई आ जाए। क्यों जी? बिल्कुल 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में बंगाली ऐड कर दी गई थी लेटर ऑन। इसके पर्चे देने हैं आपने। अपने कैलिबर को भी इस यहाँ पर लेके आए हैं। मेहरबानी करें। नहीं, वो जरा जरूरी होता है ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो कि सीएसएस के स्टूडेंट जो है ना वो कैसे अजीम सवाल करते हैं। और मैं बाज औकात हैरान होता हूँ कि क्या सवाल होते हैं यार, कैसे सोच लेते हैं इतना गहरा जाके डीप। मैं आज तक 13-14 सालों में ये चीज नहीं समझ सका कि सीएसएस का स्टूडेंट का क्रिटिकल लेवल वो इतना क्रिटिकल कैसे हो जाता है। खैर, तो जनाब 62 में बराबरी की सीट, बराबरी फिर बराबरी। बंगाली तो आपसे नाराज है, वो तो कभी भी मुतमिन नहीं है। आप शुरू से देख ले 1950 से लेके ऑनवर्ड्स अभी तक पैरिटी, पैरिटी, पैरिटी। वो ऐसा क्या है पैरिटी में? लोगों को उनके हकूक मिलने चाहिए। कौन सा ऐसा फियर है ईस्ट पाकिस्तान से? ठीक है, लो जी, आयन का नफाज हो गया, आयन आ गया। यूएस मॉडल से बहुत ज्यादा, इलेक्टोरल मॉडल से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था अयूब खान। तो मानवन पूरा पूरा यूएस मॉडल तो अप्लाई नहीं कर सका, लेकिन 62 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को आपने इलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 62 के कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है तो कैसे करवाएंगे? सही जी। तो इसका इलेक्शन कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरह होगा कि आप, मैं, जो हम अवाम है, आम आदमी, ये प्रेसिडेंट को वोट कर ही नहीं सकता। यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, फिर कैसे होगा जी? 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स, बीडीज, सिर्फ ये वोट दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, बस।
यानी मैं, आप, आम आवाम, हमने अपने ये 80,000 बंदे इलेक्ट करने हैं, और जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आएगा तो सिर्फ ये 80,000 ही वोट देंगे जी। समझ आ गई जी? क्लियर है? तो जनाब, इलेक्शन कॉल हो गया 1964 में, क्योंकि पिछले रेफरेंडम का तो 5 साल की प्रोविजन थी ना जी, तो इलेक्शन कॉल हो गया। और ये तय हुआ था कि 80,000 में से जो सिंपल मेजोरिटी ले गया, यानी 40,000 +1, सिर्फ, कोई परसेंटेज नहीं, कोई चीज नहीं, बस जो ये ले गया वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 5 years के लिए, अंडर दिस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है जी। हैरत अंगेज तौर पर अयूब खान साहब के मुकाबले में फातिमा जिन्ना थी जी, क्योंकि उस वक्त के पॉलिटिशियन समझते थे कि अगर कोई भी सियासतदान अयूब खान को टफ टाइम दे सकता है तो वो सिर्फ फातिमा जिन्ना है। ऐसा क्यों है जी? क्योंकि याद करें, ये पीछे मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो अवाम में मकबूलियत लेनी है, दूसरी तरफ सियासतदानों को या फेवर करवा लेनी है या खामोश रखना है। तो अयूब खान ने आते साथ ही एब्डो, पोडो, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, ये चलाए। इसके जरिए कई सियासतदानों को लाइफ टाइम बैन किया, कईयों को 5 साल, कईयों को 10 साल सियासत से बैन किया, कई बेचारे सियासत से रिजाइन करके खामोशी से घरों को चले गए, कई अयूब खान के साथ मिल गए। तो उस वक्त के सियासतदान ये समझते थे कि फातिमा जिन्ना ही वो कैंडिडेट है जो अयूब खान को टक्कर दे सकती। ठीक है जी। अब आपको अगली मजे की बात बताते हैं। ये इलेक्शन हुए, अयूब खान को कहीं लिखा है 49,000, कहीं 48,000 समथिंग, लेकिन आप कह सकते हैं कि राउंड अबाउट 50,000 आउट ऑफ दीज 80,000 ये वोट्स बीडीज के, सिर्फ बीडीज ने वोट दिया ना, आपने मैंने वोट नहीं देना। आपने मैंने जिसको काउंसलर यानी बनाया, बीडी बनाया, उसने वोट देना। ये अयूब खान को मिले। ठीक है जी। और अबाउट 30,000 कम है, कई रिजेक्ट हो गए, कई वोट देने जो है वो आए नहीं, तो ये अबाउट 29,000 आप कह सकते हैं। को तकरीबन 1,000 के करीब आप वोट कह लें कि जो मुस्तरद हो गया, 1,000 से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया था, लेकिन राउंड फिगर में अयूब खान को 50,000, 29,000 फातिमा जिन्ना। इतना फर्क, अयूब खान इतना पॉपुलर कि जिन्ना की सगी बहन मादरे मिल्लत, लोगों ने उसको फरामोश कर दिया। तो बात यह है कि बीडीज जो हैं, जो आपके मेरे इलेक्टेड नुमाइंदे, इन्होंने ज्यादा वोट फातिमा जिन्ना को ही दिए हैं, इनके ज्यादा वोट फातिमा जिन्ना को पड़े। लेकिन आपको एक बात बताएं हम, कि ये जो 80,000 है ना जी, ये सारे के सारे इलेक्टेड नहीं होते थे। इन 80,000 में से 22,000 नॉन इलेक्टेड बीडी होते थे जी। नॉन इलेक्टेड बीडी, मसलन आपका तहसीलदार,
उसके पास भी बीडी था। वो समझ आ रही है जी? आपका थानेदार अपने इलाके का बीडी था जी। समझ आती है जी? सो ये 22,000 के करीब तो ग्रास रूट लेवल पर आपके थानेदार, तहसीलदार, ब्यूरोक्रेसी के लोग, असिस्टेंट कमिश्नर, ये बीडी भी हुआ करते थे। तो ये 22,000 अगर आप इसमें से निकाल दें, जो कि जबरदस्ती वोट डलवाए गए अयूब खान को, जाहिर है 80,000 लोगों को मैनेज करना तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई मसला नहीं ना है, और उस 80 में से भी 22,000 को खास तौर पे। तो फातिमा जिना हार गई, अयूब खान जीत गए। तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी के साथ पहले दिन से ही खिलवाड़ हो रहा है। इस मुल्क में कोई इमरान खान भी इस मुल्क को सीधी राह पे नहीं लगा सकता, वो भी अपनी पावर पॉलिटिक्स ही कर रहा है। इस मुल्क में कोई डेमोक्रेसी का फ्यूचर को नहीं। ये पेपर में नहीं लिखना, पेपर में ये लिखना है कि ग्रेट पोटेंशियल, राइजिंग मिडिल क्लास, अवेयरनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, सोशल मीडिया, people are now have started questioning the authority of dynastic politics. पेपर में ये लिखना। हकीकत ये कि इस मुल्क का फैसला ABCDEFGHQ में ही होता है, और ये फैक्ट है। और इस फैक्ट को जितनी जल्दी आप समझ जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है। फिर आपको ये सारा बाजीचा अतफाल है, पाकिस्तानी सियासत मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा, कभी सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कभी पार्लिमान के आगे। ये सब कठपुतलियां हैं। पिछले 1-2 साल से जो इतना ज्यादा पॉलिटिकल, खास तौर पे 6 महीने से पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन जो नजर आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं है कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गया, या नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर हो गया, या जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, बल्कि ये एक इंट्रा इस्टेब्लिशमेंट झगड़े की वजह से ये तजर्बात हो रही है इस वक्त। इंट्रा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो डिवाइड है, उसकी वजह से ये तमाशा लगा हुआ। वरना इस्टेब्लिशमेंट जिस मुल्क को चला रही हो, वो एक ही दफा तजर्बा करते हैं और उसको फिर लेके चलते हैं, बार बार इस तरह के कंजर खाने में नहीं पड़ते इस्टेब्लिशमेंट वाले। ये पेपर में नहीं लिखना, ज़हन में रखिएगा। खैर, बहुत ज्यादा 1964 से 65 बहुत ज्यादा इस पर आप कह लें कि वो हुआ, इतराजात हुए। कहा इसको 64 के इलेक्शन जाता है, क्योंकि सारी जो मोबिलिटी है और सारा जो इलेक्टोरल कैंपेन है वो 64 में चली। इलेक्शन जो है वो जनवरी के पहली दूसरी तारीख को हो गया था, लेकिन कहा 64 का इलेक्शन जाता। तो 65 के जो पहले 7-8 महीने हैं ना जी, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हुई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इमेजिनेबल ही नहीं था कि फातिमा जिन्ना हार जाए। तो बहुत ज्यादा, ये तो 1965 की वॉर बचा गई कि कौम की तवज्जो जो है वो वॉर की तरफ हो गई सारी, और ये पॉलिटिकल इशू। और 65 की वॉर में अल्टीमेटली पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान विक्टोरियस और है, क्योंकि पाकिस्तान ने एग्रेसर से को डिफेंड किया, एग्रेसर को उसके जो उसके प्लान से उससे रोका उसको। तो 65 की वॉर जीती। जो जर्नैल वॉर जीतता है तो फौज में फुल जनरल से ऊपर कोई रैंक नहीं है,
4 स्टार जनरल से ऊपर कोई रैंक नहीं है, लेकिन जो वॉर जीतता है वो जनरल से ऊपर उसके लिए एक रैंक है जिसको कहते हैं फील्ड मार्शल। पाकिस्तानी तारीख में एक ही फील्ड मार्शल है और वो अयूब खान है। यानी कोई जंग जीतेगा तो तभी उसको फील्ड मार्शल का टाइटल मिलेगा। वो ऐसे उस्ताद या ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि 1971 में भी पाकिस्तान जंग जीता है, हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, तो ऐसा कोई भी आपको जिंदगी में बंदा मिले तो उससे पूछें कि अच्छा फिर 71 की जंग में जो जर्नैल था आपका उसने अपने टाइटल के साथ फिर बाद में फील्ड मार्शल क्यों नहीं लगवाया? समझ आई? हामिद साहब कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं आप? तो आपको बता भी दिया करो जब हम भी कुछ पूछें। और मेरी तुम मारो, मुझे छोड़ो, पढ़े कहां से हो? एक तो ये बड़ा मसला है ना कि अब जो है वो कोई भी मैंने जुमला बोल दिया तो तुमने कहना है कि ये सिंधियों के खिलाफ बात हो गई है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। होते ना तुम किसी पंजाब की यूनिवर्सिटी से तो तुम्हें ऐसे ठोक के जवाब देता मैं, तुमने साथ ही जो है ना वो फील कर जाना कि जनाब ये तो सिंध के खिलाफ बात कर दी। इंटरनेशनल लॉ में एग्रेसर वो है जो पहले अपनी फौज की चढ़ाई दूसरे पर कर दे, वो एग्रेसर है। उससे पहले जो कुछ है वो कॉजेज हैं। कॉजेज में जिसकी भी गलती हो, जो भी हो, जिसने अपनी फौज किसी डिफेंसिव पर्पस के लिए नहीं बल्कि एग्रेशन में आगे कर दी, वो एग्रेसर है। और अगर आपने एग्रेसर को डिफीट कर दिया या उसको रोके रखा, दोनों सूरतों में दूसरी पार्टी, अदर पार्टी, वो विक्ट्री क्लेम करती है एज पर इंटरनेशनल लॉ कि अगर आप एग्रेसर को रोकते हैं तो। इतनी चीजों से ना स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल कीड़ा जो है ना वो मुतमिन हो जाता है कि मुझे पता नहीं कितना बड़ा इल्म का समंदर बता दिया भट्ट साहब ने, लेकिन बहनचोद इस तरह की बातों से सीएसएस को नहीं होता। ये इंटरनेशनल लॉ के टीचर से करने वाली बात है। मुताला पाकिस्तान में इसका कोई जो है वो हैसियत नहीं है। सब्जेक्ट को उसकी नेचर में रह के चलाते नहीं। नहीं नहीं, पूछो पूछो, मैं किसी भी तरह का वो उसमें नहीं हूं। मैं तो ये देख रहा हूं इन सवालों को देखने के बाद कि किस किसने पिछले हफ्ते से हामिद खान को पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की, किस किसने इस किताब को पढ़ा है। मैं तो इन सवालों से ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
सही है। जो जो हामिद खान की किताब को साथ साथ पढ़ा है, उसके इस तरह के बच्चों वाले सवाल नहीं आते। कॉजेज में और एग्रेशन में फर्क होता है भाई। एनीवेज, कहाँ थे? हाँ, 65 की वॉर ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस थी ना जी, कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कितने भोंडे तरीके से हो रहा है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये डिबेट फॉर द टाइम बीइंग साइलेंट हो गई जी, थैंक्स टू 65 वॉर। 66 दो डेवलपमेंट्स खा गया। एक ताशकंद का डिक्लेरेशन, यानी वॉर के बाद जो पीस एग्रीमेंट हुआ, और दूसरा पीपल्स पार्टी का बनना। ये दो डेवलपमेंट्स वेस्ट पाकिस्तान में इन पे डिबेट होना शुरू हो गई। तो अगेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के क्या इश्यूज हैं, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या इश्यूज हैं, पस मंजर में चले गए। 66 में 6 पॉइंट्स ऑफ मुजीब, अवामी लीग या प्रेसिडेंट, बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान, ये जो लाइमलाइट में आ गए। अच्छा, 6 पॉइंट्स अगर आप देखें तो इनके 5 पॉइंट्स में कोई इशू नहीं है। यानी अगर उस वक्त के 6 पॉइंट्स को मान लिया जाता तो कोई इशू ही को नहीं था। बस एक पॉइंट उसमें जो है वो इशू वाला था, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक पूरी तहरीक के तौर पर चले जी, कि हमें ईस्ट पाकिस्तान वालों को क्या चाहिए, पूरी एक तहरीक बढ़ के। मसलन जिसमें कहा गया जी कि ये जो आपने इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं, हम इनको नहीं मानते, हम इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं मानते। सही जी। हम वोटिंग राइट्स भी जो सिर्फ मेल वोटर्स को मिले हुए हैं, याद रहे पाकिस्तान में बालिग राय शुमारी ये पाकिस्तान में 1970 में आई थी। इससे पहले सिर्फ मर्द बालिग वोटर वोट दे सकता था, औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं थे। हाँ, पढ़ी लिखी खवातीन को या प्रॉपर्टी रखने वाली खवातीन को वोटिंग राइट्स थे, सारी खवातीन को वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो इसमें क्या बात बुरी कर दी उसने इस पॉइंट में? सही जी, कोई बुरी बात नहीं। दूसरा पॉइंट, लाहौर रेजोल्यूशन में लिखा गया कि पाकिस्तान में जो फेडरल यूनिट्स होंगे वो ऑटोनमस होंगे, लिखा हुआ। लिहाजा पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिटेड पावर्स रखे और ज्यादा पावर्स पाकिस्तान के प्रोविंसेस को मिले। और जी यही बात तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी करते थे तहरीक पाकिस्तान में। तो क्या बुरा कह दिया? यानी एक आइडियल फेडरेशन होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इख्तियारात पर कब्जा करके बैठी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बुरा है इस पॉइंट को? है जी बुरा पॉइंट? ठीक है जी। तीसरा, करेंसी या तो सेपरेट कर दो या करेंसी को कंट्रोल करो।
यानी वेस्ट पाकिस्तान की करेंसी अलग कर दो, सेपरेट, ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी सेपरेट कर दो, या ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान पैसे का जाना इसको रोको, इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में जहां का पैसा है, जहां के लोग जो टैक्स दे रहे हैं, वो वहीं की आवाम पर खर्च हो। अगर वेस्ट पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनीज ईस्ट पाकिस्तान में आके लग गई हैं, तो यहां से पैसा मुनाफे की मद में सारा वेस्ट पाकिस्तान ना जाए, यहां से अगर कोई मुनाफा कमाया भी जा रहा है कंपनीज, तो वो यहीं पे लगाएं। क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं। अगर आप सेपरेट करेंसी भी कर दें, लेकिन वो कन्वर्टेबल हो, यानी अगर यहां पर 10% है, तो अगर वो इस तरफ को आएगा तो वो 10 रुपये ही कहलाएगा। कन्वर्टेबल करेंसी, इक्वल कन्वर्टेबल करेंसी, ताकि एक तरफ का पैसा दूसरी तरफ मूव ना हो। ठीक है जी। टैक्स लगाने की, चौथा पॉइंट, टैक्स लगाने की जो पावर है, टैक्स पावर, वो वेस्ट पाकिस्तान को दे दो, इधर ईस्ट पाकिस्तान को दे दो। यानी जो आपकी वफाकी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी लिमिटेड पावर रहे, और नीचे जो आपके सूबे हैं उनकी पावर ज्यादा हो। दोनों की पावर की ज्यादा की बात कर रहा है ना, ईस्ट पाकिस्तान की भी वेस्ट पाकिस्तान, कौन सा सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान का कह रहा है। ठीक है जी। और दोनों अपने टैक्स से वफाकी हुकूमत को शेयर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है जी। इन चार में तो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। इनको मान लिया जाता तो बंगालियों के आधे मसले तो उधर ही हल हो जाने थे। इन चार पॉइंट्स को अगर मान लिया जाता, बंगालियों को सियासत करने का इन पॉइंट्स पर वो आप खत्म कर देते, मामला ही खत्म हो जाता। पांचवा पॉइंट आप कह सकते हैं 50-50 के, जब आप 6 पॉइंट्स दे रहे हैं तो 4 मान भी लेते तो अच्छी बात थी, जरूरी नहीं है सारे ही मानने हैं। पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, डायलॉग की बात है, डिस्कशन की बात है। ठीक है जी। पांचवा पॉइंट था कि एक्सपोर्ट्स करके या आपके यहां रेमिटेंसेस की मद में बाहर से आने वाला डॉलर, बाहर से आने वाली करेंसी जो आपको मिलती है, वेस्ट पाकिस्तान का अलहदा अकाउंट रहे, ईस्ट पाकिस्तान का अलहदा अकाउंट रहे। पता लगना चाहिए कि वेस्ट पाकिस्तान से कितनी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, उसके मद में कितने डॉलर आ रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान के लोग जितने बाहर हैं वो कितना जर्रे मुबादला भेज रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोग कितना जर्रे मुबादला भेज रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान से कितनी एक्सपोर्ट्स हो रही। तो दोनों का अलहदा अलहदा। ठीक है, समझ आ रही है जी। और आपस में ट्रेड में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, इनमें आपस में ट्रेड में ड्यूटी फ्री, इस पर कोई ड्यूटी टैक्स, क्योंकि ये मुल्क के अंदर ही ट्रेड है जी, एक किस्म की मुल्क का हिस्सा है, कोई टैक्स नहीं लेना। वेस्ट पाकिस्तान में टैक्स लिया जाता था, हुकूमत इससे पैसा कमाती थी। चलो इस पॉइंट को मान लो, इस पर ऑब्जेक्शन है, चलो ठीक है ना मानो, लेकिन ये आधा पॉइंट तो ये भी माना जा सकता। आखिरी पॉइंट पे इशू है सेपरेट फोर्सेस, सेपरेट मिलिट्री होनी चाहिए, सेपरेट एयरफोर्स, सेपरेट नेवी, उनके हेडक्वार्टर भी सेपरेट। ये पॉइंट जिससे सेंस होती है कि एज इफ कि अगर ये प्रोविजन दे दी गई तो ये तो भाई अलहदा मुल्क की तरफ जा रहे हैं जी। लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं तो कुछ लोग, कुछ दो, आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते, आउटराइटली रिफ्यूज कर दिए गए। इससे ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग
और मुजीब की पॉपुलैरिटी बनी। मुजीबुर रहमान की जो पॉपुलैरिटी है वो इन्हीं पॉइंट्स के रिजेक्शन के बाद बनी। और 1967 में एक सो कॉल्ड अगरतला कॉन्स्पिरेसी, अगरतला छोटा सा शहर बॉर्डर एरिया में इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान, कि जी यहां बैठकर हुकूमत अलहदा बनाने की साजिश हो रही है, ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा मुल्क बनाने की, गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन एक्टिविटीज से मुजीब और ज्यादा पॉपुलर हुआ। दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में भी इश्यूज आ रहे थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस दौर की बड़ी बहुत ऊपर है। 67 में आके, 67 टू 68, इसमें आके वो जो 65, 66 में मुख्तलिफ वाकयात ने उस हेट्रेड को रोक लिया था जो 64 के इलेक्शन से थे, वो रियल टाइम में उनकी मैनिफेस्टेशन यहां होने शुरू हो गई। अब ईस्ट पाकिस्तान में भी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट हो रही है, वेस्ट पाकिस्तान में भी डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट हो रही है। इन्हीं वजूहात की बिना पे हम देखते हैं कि 1969 के स्टार्ट में, मार्च में, अयूब खान रिजाइंड। सही जी, समझ आ रही जी? हाँ ठीक है बात जगदीश, उनका बांग्लादेश के मौकफ के लिहाज से ये ठीक है। और अयूब खान जो स्पीच कर रहे हैं वो वही स्पीच है जो सिकंदर मिर्जा ने 1958 में की। ये स्पीच और अयूब खान की 1969 की स्पीच, इन दोनों स्पीचेस का कॉन्टेक्स्ट सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिकंदर मिर्जा किसी और की हुकूमत गिरा रहा था, अयूब खान अपनी हुकूमत खुद खत्म कर रहा था। मुल्क में अकड़ा परवरी, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, हुकूमत नाकाम हो गई है। तो मैं दावत देता हूं कमांडर इन चीफ को कि वो आए और मुल्क का आने हुकूमत संभालें और अपनी निगरानी में फ्रेश इलेक्शंस करवा दें ताकि मामला ही खत्म हो। समझ आई जी? यूं मार्च 1969 में याह्या खान बीइंग द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अच्छा जी, ये भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, कई बच्चों को इंटेलेक्चुअल इंसेक्ट तंग करेगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं कह रहे सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टाइटल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। उससे पहले आपके जितने भी आर्मी चीफ हुआ करते थे उनके लिए CNC, कमांडर इन चीफ का टाइटल यूज होता था। सही है जी, क्लियर है? सो जनाब इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम देखते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस की कॉल हुई। बट बिफोर दोज इलेक्शंस याह्या खान 1969 से 70 में बहुत जो है वो आप कह लें कि बड़े रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए याह्या खान, बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप्स, कि जिनसे ये लगता था कि जनाब पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं जी। समझ आ रही है? सो ऐसे वो क्या स्टेप्स थे? पहला काम तो जो इसने किया याह्या खान ने, उन्होंने कहा जी ये 1 यूनिट स्कीम खत्म कर दो जी, 1 यूनिट स्कीम, इसको खत्म कर दो। यानी मुल्क में दोबारा सूबे बन गए जी, प्रोविंसेस दोबारा, पंजाब, सिंध, उस वक्त SCND सिंध, NWFP, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बलोचिस्तान, उस वक्त यू से लिखते थे, एंड ईस्ट पाकिस्तान। ये आपके 5 सूबे बन गए।
उस वक्त एक छठे सूबे वालों ने भी बड़ी तहरीक चलाई अपनी। कल को अगर साउथ पंजाब एक अलहदा सूबा हो गया सपोज, तो साउथ पंजाब की पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हुए सपोज, तो उसमें जरूर सवाल आएगा कि साउथ पंजाब के सूबे के लिए जो एफर्ट्स हुई उनको डिटेल में लिखें। सीएसएस में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे किसी चीज, क्योंकि वो मार्जिन तो सारा बलोचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स या पख्तून स्टूडेंट्स, उनको तो इसकी हिस्ट्री भी पढ़ लें तो उसको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं डेवलप कर सकते। जिस तरह पंजाबी स्टूडेंट एजेंसीज की हिस्ट्री और एजेंसीज की वर्किंग को फील नहीं कर सकता, जो आपकी पहले 7 एजेंसीज थी, शुमारी वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, और वो सारा, वो उस कल्चर को, उस पॉलिटिकल कल्चर को और उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को वो उसके साथ एसोसिएट ही नहीं हो सकता। तो इस तरह के सवाल सीएसएस में नहीं आते। हाँ, जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो ज्यादा बात, प्रोविंसेस बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, वो ग्रैंड डिबेट का एक सवाल, स्पेसिफिक नहीं हो सकता। लेकिन बहावलपुर जब 1 यूनिट बना था 1955 में, उस टाइम तक ये सेपरेट था, ये एक सेपरेट गवर्नमेंट, सेपरेट इक्विवेलेंट टू अ प्रोविंस स्टेटस था, नॉट अ फुल फ्लेज प्रोविंस बट ऑटोनोमस। क्लियर है जी? तो यहां बड़ी खप पड़ी कि जी अब आप दोबारा सूबे बना रहे हैं तो हमारा पुराना स्टेटस रिवाइव करें, लेकिन ये नहीं किया गया, इसको पंजाब का हिस्सा रहने दिया। खैर 5 सूबे बना दिए गए जो आज हैं आपके सूबे, क्योंकि कल्लात का एरिया भी आप 52 में तो मुकम्मल पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया हुआ था। जो गवादर के एरियाज हैं वो भी आपने खरीद लिए हुए थे उस टाइम तक। तो जो आपका आज पूरा बलूचिस्तान है, ये सारे का सारा बलूचिस्तान ही इसको पूरे का प्रोविंशियल स्टेटस मिल गया। अब इलेक्शंस कैसे होंगे? 1962 का आइन तो एबॉलिश कर दिया, तो इसके लिए हमें अपनी तारीख में एक फ्रेम, अच्छा ये दिसंबर का इलेक्शन है जी, दिसंबर 1970 का इलेक्शन हुआ फिर, ठीक है, जेन में रखिएगा। अब हुकूमत कैसे चलानी है? हुकूमत चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना, कोई तरीका, कोई फ्रेमवर्क। तो उसको कहा जाता है फिर 1970 का LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके तहत मुल्क को चलाया गया। ये बाद में मुशर्रफ ने भी इसको इस्तेमाल किया। ये वो टूल्स एंड टेक्निक्स का फ्रेमवर्क में इनकॉर्पोरेट हो जाना, ये भी कि इस मुशर्रफ ने भी जो इनिशियली शुरू में आइन तो मुअत्तल था, तो कैसे चला रहा था मुल्क, तो वह इसी तरह लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत, ठीक है जी। इसी के तहत इलेक्शन रूल्स बनाए गए और उन्हीं इलेक्शन रूल्स में यह मेंशन किया गया कि पाकिस्तान की एक सिंगल कैमरल लेजिस्लेचर होगी 300 मेंबर्स की, 300 मेंबर्स, और उन 300 मेंबर्स में से कुछ किताबों में लिखा है 161, कुछ में लिखा है 162, फर्क है इसमें, लेकिन ज्यादा कंसेंसस 161 पे है कि इतनी सीट्स दे दी गई ईस्ट पाकिस्तान को। समझ आ रही जी? और बाकी सीट्स जो हैं वो दे दी गई अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, अदर पार्ट्स यही पंजाब, बंगाल और ये सारी जो है ना, इनको। क्लियर है जी? यानी रिमेनिंग आप कह लें 139, 138 सीट्स, ये आपके रिमेनिंग 4 प्रोविंसेस में तकसीम होगी, जिसमें 78 सबसे ज्यादा पंजाब की, बाकी सब की थोड़ी थोड़ी सीट्स। तो जनरल इलेक्शन कॉल कर दिए गए। क्लियर है? समझ आती है जी?
इनके साथ कुछ रिजर्व सीट्स भी थी, लेकिन जनरल इलेक्शन में उन रिजर्व सीट्स का तो कोई ताल्लुक नहीं ना है जी, तो उनकी जरूरत नहीं। कहानी समझ आती है जी? सो ये एक बहुत बड़ा मजेदार जो है वो फ्रेमवर्क था जी। जब ये इलेक्शन हुआ तो उस वक्त की जो कैलकुलेशन थी उसके टोटली बरक्स ये इलेक्शन गया। ऑल सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान, कुछ में कहा जाता है एक्सेप्ट वन, सेव वन, लेकिन ज्यादातर में कि ऑल सीट्स, सारी सीट्स अवामी लीग जीत गई ईस्ट पाकिस्तान, यानी 161। बाद में खवातीन का कोटा भी मिल जाएगा, लेकिन 300 में से 161 सीटें ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग जीत गई। बहुत बड़ा सेटबैक है उस वक्त के पॉलिटिशियंस के लिए, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी कोई 80 81 सीट्स, कहीं 80 लिखा हुआ कहीं 81 लिखा हुआ, वो सीट्स आ गई। बाकी सब की थोड़ी थोड़ी सीट्स, किसकी 8, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 3, 2, 1। दिसंबर 70 जो इनकी कैलकुलेशन थी। हाँ जी, अच्छा आ रहा हूं। जो इनकी कैलकुलेशन थी ना उस वक्त की, वो बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। ये वो इलेक्शन है आपकी तारीख का कि जिसको कहा जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये हकीकत है कि ये इलेक्शन एक मुकम्मल तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। इसमें कोई एस्टैब्लिशमेंट की, किसी आईएएसआई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और अगली बात अब पेपर में नहीं लिखनी कि शायद यही वो इलेक्शन है जिसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ने सोच लिया इस मुल्क में कि हमारी मुदाखलत बहुत जरूरी है इलेक्शंस में। इस इलेक्शन की कैलकुलेशन ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के दो धड़े बड़े मशहूर थे। एक अवामी लीग मुजीब ग्रुप, और दूसरी अवामी लीग भाषानी ग्रुप, मौलाना भाषानी। बड़े पॉपुलर थे मौलाना भाषानी, लेकिन इलेक्शन से 1-2 दिन पहले भाषानी ग्रुप ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया जी। एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की ये कैलकुलेट कर रही थी कि 161 162 सीट्स ये आधी आधी तकसीम हो जाएंगी, आधी सीटें भाषानी जीत जाएगा, आधी सीटें अवामी लीग जीत जाएगी। और एस्टैब्लिशमेंट ये देख रही थी कि बाकी पाकिस्तान में 100 से ज्यादा सीट्स जुल्फकार अली भुट्टो जीत जाएगी, तो हमें कोलिशन बेस्ड गवर्नमेंट बन जाएगी, को मसला नहीं होगा। लेकिन इनके बायकॉट ने क्लीन स्वीप करवा दिया मुजीब को। अब दिसंबर 1970 में, ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन हुआ है जी। दिसंबर 1971 से लेके 70 से लेके दिसंबर 1971 तक अवामी लीग की हुकूमत नहीं बन सकी, हालांकि इलेक्शन में जीते हुए। समझ आ रही जी? बनना चाहिए थी ना। अब अगर आप उस वक्त को देखें तो 1968 में पाकिस्तान का कैपिटल बन गया था इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आप शिफ्ट हो गए थे 1968 में, प्रॉपर हुकूमत का मैकेनिज्म। पहले यानी लोग आबाद होते जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हुकूमती मैकेनिज्म 68 में शिफ्ट हो गया। तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए गए, वही डिलेइंग टैक्टिक्स जो कि इमरान खान आखिरी दिन इस्तेमाल करते रहे, या वही डिलेइंग टैक्टिक्स जो पीएमएलएन पंजाब में इस्तेमाल करती थी। ठीक है जी। तो जनाब डिलेइंग टैक्टिक्स क्या है, और ये हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है।
कि जी नेशनल असेंबली की रिपेयर हो रही है जी, फिर जी नेशनल असेंबली में शॉर्ट सर्किट हो गया है जी। ये ऑफिशियल है, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। डिले होता गया, ये डिले होता गया और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग के प्रोटेस्ट बढ़ते गए, डिमॉन्स्ट्रेशन होना शुरू हो गए कि भाई ये असेंबली का इजलास बुलाओ, असेंबली का पहले दिन का इजलास होगा, सब हलफ उठाएंगे, अगले दिन के इजलास में अवामी लीग अपना प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर देगी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस प्लस एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहते थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने इधर तुम उधर हम का फार्मूला दे दिया, बड़ा मशहूर फार्मूला, कि तुम लोग उधर गवर्नमेंट बना लो इस पाकिस्तान में, हम इधर बना लेते हैं, 2 हुकूमतें चल जाएंगी पाकिस्तान की। अप्रैल 1971 शेख मुजीब ने एक अवामी बायकॉट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक का ऐलान कर दिया। याह्या खान को खुद जहाज में बैठ के जाना पड़ा, मुजीब से मिलना पड़ा कि यार मेहरबानी इस तरह ना करो, तो अभी देखते हैं, करते हैं, असेंबली का इजलास बुला लेंगे, मसला कोई नहीं है, टेंशन ना लो, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम, ठीक है जी, तो मेहरबानी करो ऐसा ना करो। सही है जी। लेकिन जैसे ही या वापस इस्लामाबाद के लिए मूव किए, इंस्टेड ऑफ दिस केस पॉलिटिकल इशू को सॉल्व किया जाता, मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करा दिया गया। क्यों? क्योंकि जी मार्च अप्रैल 1971, इसमें अब कई मनचले भी तो होते हैं ना। आमी देश, थामी देश, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये स्लोगन हर बच्चे बच्चे की जुबान पे चला कि इन्होंने जब हमें सीटें भी नहीं दी, पहले हम हमें कॉर्नर करते गए, पहली दफा हम इलेक्शन जीते हैं, हमारी हुकूमत ही नहीं बनने दे रहे, तो इससे तो अच्छा है फिर हम अपना मुल्क इलादा कर ले। कहा जाता है कि जिस जलसे में ये नारे लगाए गए, मुजीब उस लम्हे तक पाकिस्तान से अलहदगी के हक में नहीं था, वो जलसा छोड़ के चला गया डर के कि यार ये तो बड़ा काम खराब है। लेकिन नीचे ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए, आर्मी की छावनियों पे, आर्मी के अफसरों पर, फौजियों पर हमले होना शुरू हो गए, लोगों ने थानों पर, सिविल इंतजामिया के दफातर पर, जहां जहां पर मगरबी पाकिस्तान के अफसर थे, निकाल के मारपीट शुरू कर दी। इन तमाम रीजंस ने मिलिट्री ऑपरेशन की बुनियाद रखी। लेकिन जैसे मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो अब अल्लाह दे और बंदा ले, इंडिया को मौका मिल गया। एक बहुत बड़ी तादाद में बंगालियों को मुक्ति बाहिनी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बना के और उसको ट्रेन करना शुरू कर दिया गया, जो पाकिस्तान आर्मी और उसके उस वक्त की मलेशिया के साथ लड़ना शुरू हो गई। तो ये चलता शुरू हो गया जी, अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ और एंड फिर ये दिसंबर 71 की वॉर पे हुआ, जब पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा बुरे तरीके से कुचला गया ऐसे रेबल्स को, तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया इंडिया, और इंडिया ने उसी माइग्रेशन का बहाना बना के इंटरवेंशन कर दी कि हम तो लोगों की जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, लाइफ एंड प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम जनाब ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करने लगे। सही है जी। क्लियर है जी। और यूं आपको सरेंडर करना पड़ गया, सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन हो गया, और वो जो नारा था अवाम का, आमी देश थामी देश बांग्लादेश बांग्लादेश, सक्सेसफुल हो गया।
मीनिंग देयर बाय कि कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ कंट्री वो तभी अपना रंग दिखाती है जब उसके पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ना बनाए जाए। मुशर्रफ ने भी यही किया। बलोचिस्तान के पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकल सकते थे। अकबर बुगती को शहीद करके एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया। आगे 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग ने क्या कर लेना था, 80-90 साल के बुजुर्ग ने। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो जब नहीं निकलते तो तब फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही जी? क्लियर है जी? सो ये लेसन लर्न करने की जरूरत है कि लोगों की पॉलिटिकल राइट्स उनको देने चाहिए। अगर आप लोगों के पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं देंगे किसी भी एजम्पशन की बुनियाद पे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होंगी, उनको आप फिर रोक नहीं सकेंगे। और ये सारा कुछ जो हुआ ये आपकी उस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उसका कर्स है, क्योंकि असल बिगाड़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से स्टार्ट हुई। आइन में ईस्ट पाकिस्तान की प्रोविंस सो दैट के वेस्ट पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वो डोमिनेट कर सके। और अगली चीज पेपर में नहीं लिखनी, नॉट टू राइट इन पेपर, नेवर। मैं बहुत कम टॉपिक्स पे सीएसएस के स्टूडेंट्स के साथ अपनी ओपिनियन शेयर करता हूं। मैं जो एक 20 नंबर के सवाल में चीजें लिखनी है, एक मॉडरेट अप्रोच में चीज को क्रिटिसाइज भी कर दो, उसको प्रेज भी कर दो, बीच का रास्ता बना के एक 20 नंबर का सवाल लिख दो, कंट्रोवर्शियल ना बनो। मैं बड़े कम टॉपिक्स में अपनी जाती पर्सनल ओपिनियन वो शेयर करता हूं। और उनमें एक टॉपिक जो है वो दिसंबर 1971 की वॉर है, अलॉन्ग विद 1965 की वॉर है। बुनियादी तौर पर इन दोनों वॉर्स के पीछे, जहां हम कहते हैं एक तरफ तो इस वॉर के पीछे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस नहीं थे, तो 65 के पीछे तो कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं थी, कोई आपका डोमेस्टिक इश्यू तो नहीं था कि इंडिया ने अटैक कर दिया। मेरी जाती राय है जो पेपर में नहीं लिखनी, कि ये दोनों वॉर्स इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटेलिजेंस फेलियर है। यानी कि 65 में रात की तारीकी में दुश्मन ने बताए बगैर आप पर हमला कर दिया। दुश्मन की कई ब्रिगेड्स रात की तारीकी में दूर दूर की छावनियों से इकट्ठी हुई और आपके बाउंड्री तक आ भी गई और आपको पता ही नहीं लगा। ऐसा नहीं होता। ये 10-15 दिन की मुसलसल ड्रिल होती है, ब्रिगेड्स इकट्ठी होती हैं, डिवीजन इकट्ठी होती हैं, फिर आगे मूव करती हैं। इनका एक सेंट्रल कमांड मैकेनिज्म, डिफरेंट ब्रिगेड्स हैं, तो इनको पीछे एक सेंट्रल कमांड साथ साथ मूव कर रही होती है, आगे मूव हो रही होती है, उसके साथ साथ वो आगे मूव हो रही होती है। तो आपकी आईएसआई को मालूम ही नहीं कि दुश्मन रात की तारीकी में हमला कर गया इतनी आसानी से। तो मेरे नजदीक इस वॉर का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो इंटेलिजेंस फेलियर है पाकिस्तान का, जिसकी जिम्मेदारी इनकी है। और 71 में इससे भी बड़ा इंटेलिजेंस लैप्स के 1971 में पूरे ईस्ट पाकिस्तान में आपने जितने भी ऑफिसर्स अपने अपॉइंट किए वो खैरी सल्ला किसी को भी बंगाली लैंग्वेज
सही मायनों में 100% ना वो बोल सकता था, ना वो कम्युनिकेट कर सकता था। यानी आपने अपने इन्फॉर्मर्स पर टोटली रिलाई करना है कि वो इन्फॉर्मर्स आपको जो जो खबरें देंगे आप वो उन्हीं के मुताबिक चलो, और ये इन्फॉर्मर्स आपको गलत खबरें देते थे। आपके जितने भी ऑफिसर्स थे, चाहे वो फौज के थे, चाहे वो सिविल थे, सिविल भी तो भर्तियां होती हैं, उन जुबान किसी को पता ही नहीं थी, आती ही नहीं थी। इतना बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स है कि जो कुछ ग्रास रूट लेवल पर हो रहा है, आप इन्फॉर्मर्स और मुखबिर जो है आपके, आप उन पर रिलाई कर रहे हैं और वो आपको गलत खबरें देते थे। सो आप गेज ही नहीं कर सके कि कब कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप इतने पावरफुल हो गए, इतना हथियार उनके पास आ गया कि उन्होंने आपकी फौजी छावनियों को, आपके औरतों को, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। आपको पता ही नहीं लगा, एकदम से इतना हथियार आ गया ईस्ट पाकिस्तान में, तो आपको मिलिट्री ऑपरेशन फिर शुरू करना पड़ा। तो यहां लैप्स है। सही है जी। सो 71 का ईस्ट पाकिस्तान के बाद डिबेट अब ये नहीं होगी कि ईस्ट पाकिस्तान की कितनी सीटें और वेस्ट पाकिस्तान की कितनी सीटें। पोस्ट 71 की डिबेट्स अब ये है कि सिविल लीडरशिप कितनी पावरफुल होगी और मिलिट्री लीडरशिप कितनी पावर होगी। 71 के बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस के फ्रेमवर्क में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, जो आज तक चल रही है। समझ आ गई जी। सो ये था जी फ्रेमवर्क, जो आज के लिए इसको मैं सेव कर लूं पहले। ये अब आपको उसमें मिलेगी, क्या कहते हैं, पीडीएफ में मैं करके आपको अभी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। अच्छा जी, कल और परसों करंट अफेयर्स के मेरे फ्री सेशंस हैं। जो उनको ज्वाइन करना चाहता है वो उनको लिंक जो है वो उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो वो उसको ज्वाइन जो करना चाहता है वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। एक ही ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन कर ले जो सेशन लेना चाहता है। अच्छा जी, कन्वर्ट पिंग टू पीडीएफ।